हाल ही में नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में पहली बार भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की होगी शुरुआत। 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में इसकी होगी लॉन्चिंग। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष ने कहा, कृषि उत्पादों का तकरीबन $55 बिलियन का हुआ है निर्यात। कृषि व्यापार के विवादित मुद्दों का अब समय पर होगा समाधान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष मंत्रालय के 1 महीने के आयुर्वेद उत्सव अभियान का किया शुभारंभ। कहा, आयुर्वेद मानव जीवन के साथ साथ पशु और पौधों को भी पहुंचाता है लाभ। 8वें आयुर्वेद दिवस की थीम हर दिन सबके लिए आयुर्वेद। ये विषय 3 मुख्य क्षेत्रों पर है केंद्रित। किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और जनता के लिए आयुर्वेद। एफपीओ उत्पादों को प्रदर्शित करने और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाट में एफपीओ मेला किया गया है आयोजित। एफपीओ के माध्यम से 8 लाख किसानों के 2165 से ज्यादा संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के साथ जुड़कर कर रहे हैं व्यापार। एफपीओ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दे रहा है नई रफ्तार। पराली जलाने की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का दिखा असर। पराली जलाने की घटनाओं में कमी की जा रही है दर्ज। हरियाणा धान की पराली जलाने के मामले में पर्याप्त कमी लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं कर रही हैं लागू। जबकि पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी। मोहाली में 36 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले आए सामने। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। कृषि क्षेत्र में भारत तकरीबन $55 बिलियन का निर्यात और करीब $22 बिलियन का आयात हो रहा है। इसी के मद्देनजर देश में पहली बार भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग होगी। क्या है अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का उद्देश्य? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान से। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापार, निर्यात, संवर्धन को लगातार बढ़ावा दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत की है। क्या है इस मध्यस्थता केंद्र के मायने और भविष्य में कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार और निर्यात के संवर्धन की संभावनाओं पे इससे किस तरह मदद मिलेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूदा आईएससीपीए के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। सर, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी उपयोगिता क्या रहेगी? देखिए, भारत से कृषि व्यापार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ते व्यापार में बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो खड़े होते हैं और कभी पेमेंट को लेके, कभी आईपीआर को लेके, कभी प्रोड्यूस की क्वालिटी को लेके रिजेक्ट हो जाता मटेरियल। तो ऐसे इश्यूज़ को कोर्ट में जाते हैं तो सालों साल लगते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से भी जो मध्यस्थता का एक जो बिल आया है उसमें भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि कोर्ट में आने से पहले जो कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट हैं उनको मीडिएशन सेंटर या आर्बिट्रेशन सेंटर में पहले ले जाया जाए। वहाँ पे अगर कोई पार्टी एग्री नहीं करती तब कोर्ट में आया जाए। तो इस पीरियड को शॉर्ट करने के लिए, ज़्यादा इजी बनाने के लिए और दोनों को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से हल निकालने को, तो एक तरीके से व्यापार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुद्दे भी बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं और उनको एक सीमलेसली, एफिशिएंटली दोनों के सेटिस्फैक्शन से अगर इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलें तो आगे व्यापार बढ़ने में मदद मिलेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र में कौन कौन से सेक्टर के लोग एक्सपर्ट होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही यूनिक नेचर का ये इंटरनेशनल एग्रो आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि दुनिया में एक फूड एंड एग्रो फोकस्ड एक भी आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं। तो दुनिया का पहला ये आर्बिट्रेशन सेंटर बनेगा जो एग्रीकल्चर एंड फूड पे फोकस होगा। इसमें भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सदाशिवम साहब इसके चेयर हैं जूरी के, और इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और जस्टिस दवे, ये इसके मेंबर हैं। बाकी ब्यूरोक्रेसी से हैं डॉक्टर दलवई हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर के टास्क फोर्स डबलिंग फार्मर इनकम को हेड करते हैं। पूर्व एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी तनु श्रीधर साहब हैं, पूर्व फूड प्रोसेसिंग का सेक्रेटरी जेपी मीना साहब हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, प्लस
फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं जो इसके डिस्प्यूट का जो फाइनेंशियल पार्ट है उसको, इसमें इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूएई के प्रेसिडेंट हैं रंकावत साहब हैं, इसमें यूरोप के इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर चतुर्वेदी हैं। तो इस तरीके से QCI के पहले चेयरमैन थे और इसके जुबिलेंट के डायरेक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारे, कारगिल के जो चेयरमैन और टाटा ग्रुप हैं सिराज चौधरी साहब, तो ऐसे बड़े इमिनेंट लोग इसमें जुड़े हैं। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र से संबद्ध है। आर्बिट्रेशन सेंटर का बेनिफिट ये है कि अब लॉज ऐसे हैं कि आर्बिट्रेशन आपका 1 साल में ही ओवर होना चाहिए। उससे बेनिफिट ये है कि आपको कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट आपको बड़े लंबा टाइम आपका ना लगता है वहां पर आपका केस प्रूव होने में और उसका जजमेंट आने में। यहाँ पर आर्बिट्रेशन में 1 साल में आपके पास ना मैक्सिमम 1 साल है जो आपके पास ना जजमेंट आ जाएगा, प्लस जो आर्बिट्रेटर्स हो गए, जो मीडिएटर्स हो गए यहाँ पे, वो आपके पास बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए एग्रो में। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र के बनने से एक और जहाँ कृषि क्षेत्र में निर्यात और व्यापार से जुड़े विवादित मुद्दे हैं उनकी न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और समाधान में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार को बढ़ाने में एक बड़ी अपील भी होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब अगली खबर, केंद्रीय आयुष और पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को देश भर में 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में 1 महीने तक चलने वाले अभियान का अनावरण किया। सोनोवाल ने दोहराया कि इस विषय पर चयन कृषि आयुर्वेद को बढ़ावा देने, लोगों को भागीदारी के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और आयुर्वेद की क्षमता को उपयोग करने के लिए पेशावरों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ किया गया है। इसमें टिकाऊ कृषि, मानव, पशु, पौधे, वन और जलीय कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है। यह विषय 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और जनता के लिए आयुर्वेद। इस बार ये भी रखा गया है कि आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स, आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेदा फॉर द पीपल। तो इसलिए हम सभी व्यक्तियों को इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमें निश्चित रूप से अलग अलग कार्यक्रम लेना होगा। पिछली 7 एडिशन तक जो भी कार्यक्रम देश और दुनिया में ली गई है वो सफलपूर्वक हमने उसको आगे बढ़ाया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और CSC ने मिलकर INA मार्केट स्थित दिल्ली हाट में मंगलवार को FPO मेले का आयोजन किया। इस मेले में देश के प्रमुख FPOs ने भाग लिया है। दिल्ली हाट में लगे इस मेले में 20 से अधिक FPOs के एक से बढ़कर एक उत्पादों की प्रदर्शनी हुई। इस मेले के माध्यम से आने वाले लोगों को प्राकृतिक उत्पादों का एक नया अनुभव भी मिला। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो अपने क्षेत्र में फसल उत्पादन से लेकर खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाता है। FPO के जरिए किसानों को न सिर्फ कृषि उपकरण के साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे कई उत्पाद के थोक मूल्यों पर छूट मिलती है, बल्कि FPO तैयार फसल एवं उसकी प्रोसेसिंग करके उत्पाद को मार्केट में बेचते हैं। गौरतलब है कि FPO ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहे हैं। बाजारों तक किसानों की पहुंच आसान बनाने के क्रम में आज देश के हर ब्लॉक में एक FPO या तो बन चुका है या जल्द ही बन जाएगा। FPO के माध्यम से आज 8 लाख किसानों के 2165 से ज्यादा संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ONDC के साथ जुड़कर व्यापार कर रहे हैं। इस मौके पर CSC SPV के प्रबंध निदेशक और CEO संजय राकेश ने कहा कि CSC ने हमेशा विभिन्न पहलों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। किसान और कृषि हमारी पहल का अभिन्न अंग है। देश के दूरदराज इलाकों में मौजूद CSC के विशाल नेटवर्क की बदौलत पहले से ही हम किसानों को टेली परामर्श, फसल बीमा, पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान योजनाओं के जरिए विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देश भर में FPOs के गठन में पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। FPO के जरिए हमारे VLE देश भर के किसानों के सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और पराली जलाने की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर अब दिखाई दे रहा है। किसान पराली प्रबंध के जरिए
अब तेजी से अपनाने लगे हैं नए तरीके। इसका असर ये हुआ है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की जा रही है। हरियाणा के 22 जिलों में 9 जिलों में पराली जलाने के 2022 के आंकड़ों के अनुसार खेतों में आग लगने की घटनाएं शून्य या बहुत ही कम हैं। 4 जिलों अर्थात पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के संबंध में पिछले वर्ष खेत में आग लगने की घटनाओं को 100 से नीचे लाया गया है। हरियाणा सरकार धान की पराली जलाने के मामलों में पर्याप्त कमी लाने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं भी लागू कर रही है। जबकि दूसरी ओर पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है। मोहाली में 8 अक्टूबर की रात को 36 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। इससे सीजन में 15 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल मामलों की गिनती बढ़कर 969 पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में धान की पराली जलाने वाले 6 राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। और बात करते हैं बासमती राइस की। बासमती का स्वाद और गुणवत्ता बचाने के लिए 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान इनका अधिक इस्तेमाल कर रहे थे। इसके चलते बासमती चावल का असली स्वाद बिगड़ रहा था और यूरोपियन देशों में बासमती के निर्यात में 15% तक की कमी हो गई थी। वेस्ट यूपी के 30 जिलों में बासमती की खेती की जाती है। इन हालात में कृषि रक्षा विभाग के अपर निदेशक त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी ने 30 जिलों में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके प्रतिबंधित होने से बासमती की गुणवत्ता और इसके असली स्वाद को बचाया जा सकेगा। इससे बासमती का निर्यात भी बढ़ेगा। किसानों के इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बिहार के गया जिले में जैविक कृषि में लगी महिला किसानों ने श्रीविधि की प्राचीन प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने का एक नया तरीका खोजा है। वे दिन के लिए एक विशेष गांव चुनते हैं, एक पेड़ के नीचे एक जगह पाते हैं जो उन्हें धूप से छाया प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इकट्ठा होते हैं, श्रीविधि के लाभों के बारे में गीत गाना शुरू करते हैं। खेतों में गुनगुनाती गीत गाती ये महिलाएं विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। जी हाँ, ये महिलाएं हैं गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के नकनुपा ग्राम की, जो श्रीविधि से खेती करके न केवल अपनी आय में कई गुना का इजाफा कर रही हैं, बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी कर रही हैं। दरअसल श्रीविधि खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कम लागत और कम पानी की जरूरत पड़ती है और उत्पादन अच्छा खासा होता है। इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है। गोमूत्र और गोबर से खेती की जाती है। यहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादकता बढ़ती है। जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फाइल प्रोडिंग और सोर्शियन होने से मिट्टी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। श्रीविधि जो तरीका है खेती करने का, इसमें लागत कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है। कम पानी में भी किसान कर पाते हैं और इसमें कोई भी रसायन का व्यवहार नहीं किया जाता है। और जब प्रथम बार भी कहीं पर इसका जब परीक्षण हुआ तो प्रथम बार भी उपज बढ़ती है किसानों की और किसान इससे अधिक उपज पाते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल। बिहार में महिला किसानों के इस श्रीविधि समूह की सदस्य अनीता देवी कहती हैं कि मुझे इन गीतों को गाना शुरू किए 6 या 7 साल हो गए हैं। शुरुआत में मैंने गीत गाने और गीत लिखने का प्रशिक्षण लिया और अब मैं औरों को भी प्रशिक्षित कर रही हूँ। जमा होते हैं तो वहाँ हम लोग गीत गाते हैं, तो गीत के माध्यम से थोड़ा सा भीड़ भी अच्छा लगता है और गीत के माध्यम से ज्यादातर समझते हैं और करते भी हैं। कुछ लोकप्रिय धुनों पर तो कुछ पारंपरिक लोकगीत। जरा गौर से सुनिए। ये सभी गीत क्षेत्र में पानी और श्रम बचाने वाले गुणों के बारे में संदेशों से भरे हुए हैं। ये जहां आसपास के खेतों में काम करने वाली महिला किसानों के लिए सुलभ वातावरण प्रदान करते हैं, तो वहीं उन्हें सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। गांव की महिलाएं गायन में शामिल होती हैं और जब तक गीत समाप्त हो जाते हैं, वो फसलों और लोगों के स्वास्थ्य पर रसायनों के दुष्प्रभावों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं। हम जब गांव में जाते हैं, किसान दीदी से बात करते हैं, बात करने के बाद उनको प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उनसे उनको
करने से हम जो बताते हैं श्रीविधि से करना है, जैविक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, इससे उनको बहुत तरह का लाभ होता है। जैसे कि उनको पानी का बचत होता है, बीज का बचत होता है, मेहनत कम लगता है, उत्पादन जाता है और जो फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा है उनका बढ़ जाता है। गरीब किसान के लिए श्रीविधि वरदान साबित हो रही है और यही कारण है कि गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उत्पादन बढ़ाने में श्रीविधि से खेती करने के लिए जोर दिया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मक्का की खेती 84,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 82,01,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दाहोद, कोटा और विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 अक्टूबर को सफेद मक्का का भाव था 2,450 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,400 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अक्टूबर को मक्का 4,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 9 अक्टूबर को यहां मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 1,700 रुपए पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में 9 अक्टूबर को मक्का का भाव था 2,450 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव 75 रुपए टूटकर 2,375 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को फैजाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2,065 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। लखीमपुर मंडी में मक्का 2,030 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड के सौदे 2,010 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 8% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। लाल सोट मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि फैजाबाद और कोटा मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। इसकी आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,400 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 27 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,427 रुपए। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अक्टूबर को सरसों 5,000 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,460 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 5,450 रुपए पर हुए। फैजाबाद मंडी में 9 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,500 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दादरी मंडी में सरसों का भाव रहा 5,490 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,490 रुपए। मिर्जापुर मंडी में सरसों 5,500 रुपए पर बिकी।
जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,480 रुपए पर हुए। साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 389.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। तेलंगाना में केले की रोपाई करें। वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को मेडल और डिग्रियां दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कृष ट्रिश और बाल्ची बॉय भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च किया। ये सीरीज दूरदर्शन के साथ साथ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम की जाएगी। इसे 15 अक्टूबर को हर रविवार को सुबह 11 बजे दिखाया जाएगा।
तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन भारत के दौरे पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तंजानिया की राष्ट्रपति से दिल्ली में मुलाकात की। पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुलनपुर ढाका नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4.94 करोड़ रुपए, एक पिस्टल और 38 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पुस्तक का विमोचन किया। जवाहरलाल कौल द्वारा रचित इस पुस्तक का शीर्षक जम्मू व कश्मीर मेरा आहत स्वर्ग है। श्रीलंका की जेलों से रिहा किए गए तमिलनाडु के 17 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। श्रीलंकाई नौसेना ने 13 सितंबर को तमिलनाडु के 17 मछुआरों को हिरासत में लिया था और उनकी 3 नौकाओं को भी जब्त किया था। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें 27 सितंबर को श्रीलंका कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की पर्यटक नगरी आगरा में जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसमें भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।